अब टॉपिक है रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, हुआ इंग्लैंड में, असर यहाँ पे भी पड़ा और यहाँ कैसे रशिया में चेंज हुआ वो सारी हम स्टोरी पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ सीधा रशियन एम्पायर इन 1914। ठीक है, 1914 में क्या था। इन 1914 ज़ार निकोलस टू रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। उस समय रशिया जो था एम्पायर था, डायनेस्टी, राजा के उसमें, नेशन नहीं था। ये जो रशिया था ना, रशिया में ना कुछ पार्ट यूरोप के इंक्लूडेड थे उस समय और कुछ पार्ट एशिया के इंक्लूडेड थे, जो अब यूरोप में जा चुके हैं और एशिया में जा चुके हैं। पहले रशिया बहुत बड़ा था तो लोग भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे। जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है रिलीजियस के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, ऐसे ही वहाँ पे भी डाइवर्स ग्रुप थे लोगों के। बिसाइड टेरिटरी अराउंड मॉस्को, कहते हैं मॉस्को के अलावा रशियन एम्पायर जो है इंक्लूडेड क्या क्या आता था, जो आज है फिनलैंड, यानी वो अब रशिया में नहीं है, पहले वो रशिया में था। ठीक है, लाताविनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारे पार्ट जो थे। यूक्रेन और बेलारूस, जो अब यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है ना, तो यूक्रेन भी इसी का हिस्सा था, बेलारूस भी रूस का हिस्सा था। इट स्ट्रेच टू पैसिफिक एंड कंप्राइज टोटल सेंट्रल एशिया। देखो एशिया की ये आ गई कंट्रियाँ, अजरबैजान, अर्मेनिया, ये सारी। अजरबैजान और अर्मेनिया में भी हमेशा लड़ाई चलती रहती है। ये सारे पहले किसके पार्ट थे, रशिया के थे। अब ये वाला आ गया। अब इतना बड़ा पार्ट है तो लोग कौन कौन से रहते थे, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो थी वो मेजोरिटी में थी। ठीक है, पुरानी सोच वाले लोग, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड। अब वो तो थे ही थे, रशियन और क्रिश्चियनिटी चर्च वाले ऑर्थोडॉक्स तो थे ही थे, कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट थे। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स भी ना वही होते हैं, क्रिश्चियंस ही होते हैं, लेकिन ये अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं। ये सारा उस समय रशिया का पूरा है कि रशिया का कहाँ कहाँ तक, उसमें कौन से जोग्राफिकल कंडीशन आ गई, ठीक है ना, और एथनिक कंपोजिशन आ गई। एथनिक मतलब लोग कैसे होते हैं अलग अलग, तो जोग्राफिकल आ गया और एथनिक आ गया इसमें। अब देखिए इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी थी रशिया की। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर थी, यानी 20th सेंचुरी के शुरू में, 20th सेंचुरी के शुरू में 1900 से, ठीक है, वहाँ पे लोग, ज़्यादातर जो लोग थे वो खेती करते थे। कितने लोग खेती करते थे, 85% ऑफ रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न दे आर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85%, कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट पूरे लोग ही मतलब खेती करके ही काम चलाते थे अपना। दिस प्रपोर्शन वॉज हाइयर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था, यूरोपियन में आई थिंक 40 से 50% लोग थे जो खेती में थे, लेकिन रशिया का अलग है। फॉर इंस्टेंस, हाँ, फ्रांस और जर्मनी में प्रपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%। जर्मनी और फ्रांस में 40 से 50% लोग ही एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे। इन द एम्पायर कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। रशिया वॉज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। अब जो बनाते थे, जो वो प्रोड्यूस होता था एग्रीकल्चर का, वो मार्केट में बेचने के लिए भी होता था और ख़ुद के यूज़ के लिए भी होता था। और रशिया जो है ग्रेन को बेचने का एक्सपोर्टर है, मेन दूसरी कंट्रीज़ को ग्रेन बेचता था। यूक्रेन है ना, अब यूक्रेन पहले ये रशिया में ही था ना, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा गेहूँ पैदा होती है, और अभी जब ये वॉर हो रहा है तो यूक्रेन का ना सप्लाई का चेन जो है, ब्लैक सी से सप्लाई होता है वो, तो वो वहाँ पे रशिया से ट्रीटी हुई है कि 17 जुलाई तक वो कोई अटैक नहीं करेगा। अगर उसके बाद अगर अब अटैक किया तो सारे प्राइजेस बढ़ जाएंगे गेहूं के। यानी यूक्रेन बहुत सारी कंट्रीज़ को गेहूं सप्लाई करता है। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। अब इसका क्या मतलब है, इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स मतलब इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। तुमने जब देखा कि 85% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वहाँ फैक्ट्रीज़ तो नाम की होंगी ना, बहुत कम थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी वो कौन थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये 2 जगह थी। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ, क्राफ्टमैन मतलब जो अपने घरों में ही काम करते हैं बेसिकली हाथ से, और घरों में यूनिट थी वही थे।
लेकिन लार्ज फैक्ट्रीज बट द लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्गसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स। कुछ लार्ज फैक्ट्रीज थी वो उन्हीं के साथ ही थी। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप 1980s 1890s में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई गई। क्यों, कब लगी? जब रेलवे का नेटवर्क बढ़ा। क्योंकि देखो रशिया जो है, अभी तुमने पढ़ा, इतनी बड़ी कंट्री है। अब एक जगह अगर माल बन रहा है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में तो इतना माल बनता है। फॉर एग्जांपल तुम दिल्ली का केस लो, दिल्ली में फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, तो जो माल वहाँ पे फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ दिल्ली में थोड़ी बिकेगा। मतलब इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा दिल्ली में बिकने के बाद भी, तो उसे दूसरी जगह भी तो भेजना पड़ेगा बिकने के लिए। और जब तक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगी आप अपना माल भेज नहीं सकते, प्रोड्यूस अपना भेज नहीं सकते दूसरी साइड। तो इसीलिए जब वहाँ पे रेलवे बन गई ना तो फैक्ट्रीज ज़्यादा लगी, क्योंकि तब ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया। और रशिया वैसे ही इतनी बड़ी कंट्री, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो कोई फैसिलिटी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, तभी ये यहाँ लिख रहा है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल इंक्रीज। अब जब रेलवे बन गया, ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, तो बाहर के लोग भी रशिया में इन्वेस्ट करने लगे, वो फैक्ट्रीज लगाने लगे। कोल प्रोडक्शन डबल्ड। अब देखो फैक्ट्रीज में क्या यूज़ होता है, कोयला यूज़ होता है और आयरन स्टील यूज़ होता है, तो इसका आउटपुट भी डबल हो गया और फिर बाद में 4 गुना बढ़ गया। 1900 में कुछ एरिया फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्टमैन ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर और क्राफ्टमैन, यानी जो फैक्ट्री में काम करते थे और जो क्राफ्टमैन जो पहले 15% थे, है ना, लगभग 15% या कुछ कम ही होंगे अगर कोई और काम नहीं करते तो वो इक्वल थे, लगभग बराबर बराबर हो गए थे। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब यहाँ पे आ गया कैपिटलिस्ट का, कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज थी जो थी वो किसके हाथ में थी? प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी एक पर्सन की या एक परिवार की। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। गवर्नमेंट का काम क्या था? बस वो ये कहती थी, उनको वो करती थी कि भैया तुम कम से कम इतनी तनख्वाह दो और इतने घंटे काम कराओ, इससे ज़्यादा मत कराओ। लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं था। स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ये पॉलिसी रूल बना के छोड़ दिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गवर्नमेंट ने, रेगुलेट नहीं किया। तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। तो जो फैक्ट्री के लोग थे, मालिक जो थे, वो रूल टूट रहा है तो टूट जाए, उनको इन रूल्स की कोई परवाह नहीं थी। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे कितना होता था? 15 घंटे। और फैक्ट्रीज में कितना होता था? 10 से 12 घंटे। आप अगर स्मॉल वर्कशॉप में है ना, क्राफ्टमैन मतलब जहाँ हाथ से होता है, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं, तो यहाँ टाइम का दिया हुआ है। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्रीज। डॉर्मेट्रीज क्या होता है? एक रूम है, वहाँ पे बहुत सारे बेड लगा दिए, जैसे एक बड़ा सा रूम है, वहाँ पे 10 बेड लग सकते हैं, तो 10 लोग वहाँ पे रहेंगे। एक होता है आपका प्राइवेट अपना, जो अकेला ही रूम होता है, तो वैसे, या डॉर्मेट्रीज, ऐसे रहते थे। वर्कर्स वर आर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स। वर्कर्स जो थे वो डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स थे। कैसे? किसी के लिंक थे विलेजेस में फ्रॉम विच दे केम, अदर हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली। कुछ के विलेजेस में लिंक थे जहाँ से वो आए थे, और कुछ शहरों में आके परमानेंटली बस गए थे। वर्कर्स में स्किल भी अलग अलग थी। स्किल मतलब काम करना, स्किल मतलब काम, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ऐसे होते हैं ना अलग अलग। तो जो वो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करने आते थे ना, तो उनकी स्किल भी अलग अलग थी। अब देखो सारी फैक्ट्री में एक जैसे वर्कर थोड़ी चलते हैं। मेटल है, जहाँ मेटल के लिए अलग वर्कर्स चाहिए, कपड़ा बनाने के लिए अलग वर्कर्स चाहिए, है ना, तो ऐसे स्किल भी अलग अलग थे। मेटल वर्कर्स जो थे उनको ज़्यादा अच्छा माना जाता था दूसरे वर्कर्स से, सुपीरियर थे, वो एरिस्टोक्रेट थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग। और उनकी जो ऑक्यूपेशन थी वो ट्रेनिंग और स्किल की डिमांड करती थी। अब जो वुमेन थी फैक्ट्रीज़ में जो काम करती थी लेबर, उनमें 30% औरतें थी, लेकिन उनको कम पैसे दिए जाते थे आदमियों से। वुमेन को लेस पेड थी वो। डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। अब वर्कर्स जैसे कपड़े पहनते थे और जो उनकी मैनर्स थी उसमें भी डिवीजन था। कुछ वर्कर्स ने एसोसिएशंस बनाई थी टू हेल्प मेंबर्स अनएम्प्लॉयमेंट, या किसी भी वर्कर्स को काम नहीं मिल रहा या पैसे की दिक्कत है तो उसकी हेल्प करने के लिए इन्होंने एसोसिएशंस बनाई थी। डिस्पाइट डिवीजन्स वर्कर डिड यूनाइट। अच्छा, अब तुमने पढ़ा काम के नाम पे डिवीजन थी, कपड़ों के नाम पे डिवीजन्स थी, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी ना तो सारे एक हो जाते थे। ये एसोसिएशन बनी हुई थी ना।
अब एसोसिएशन में तो जब मेरे पास एक फैक्ट्री है और मेरे वर्कर्स ने एक एसोसिएशन बना दी, तो यानी जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे उस एसोसिएशन के मेंबर हैं। अगर किसी एक को कुछ होगा तो सारे खड़े हो जाएंगे कि जी इसको प्रॉब्लम हुई है, इसको पैसे दो, आप इसको कंपनसेट करोगे मालिक को। और अगर मालिक नहीं मानेगा तो कहेंगे हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ऐसा होता है ना। तो ये सेम लॉजिक है कि उन्होंने एसोसिएशन बना रखी थी। वैसे तो डिविजन्स थी लेकिन वो यूनाइट थे, यूनाइट पे। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयज अबाउट डिसमिसल और वर्किंग कंडीशन। यानी अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है या मालिक ने किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया तो ये लोग उसकी हेल्प के लिए इकट्ठे हो जाते थे। दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये स्ट्राइक्स होती ही रहती थी। ये पीरियड दे रखे हैं। और मेटल इंडस्ट्री में कब हुई, दोनों के पीरियड दे रखे हैं स्ट्राइक के। इन द कंट्री साइड मतलब गाँवों में। पीजेंट्स मतलब यहाँ किसान ले लो, जितनी अपनी खेती, अपनी थोड़ी सी ज़मीन होती है या किराए की ज़मीन पे या किराए पे काम, किराए की ज़मीन ले ली तो काम करते हैं, अपनी थोड़ी सी ज़मीन है या किसी और की ज़मीन है वो इनको काम करने के लिए लगा देता है और पैसे देता है। समथिंग लाइक दिस पीजेंट्स, किसान। कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, वही अब किसान है तो ऑब्वियस सी बात है वही खेती करेंगे ना ज़्यादातर। तो बट द नोबिलिटी, क्लाउन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़। उसका याद है फ्रेंच का क्लर्जी और नोबिलिटी के पास ही सब कुछ था, सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की थी। ऐसे यहाँ पे किसका था, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च की पूरी प्रॉपर्टी थी और वो उसकी लैंड पे खेती करते थे। पीजेंट्स कल्टिवेट करते थे। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स वर टू डिवाइडेड। अब वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, वो रिलीजियस भी थे, धर्म को मानने वाले। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। कहते कुछ केसेस को छोड़ के वो नोबिलिटी मतलब जो अपनी हायर क्लास थे ना उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। फ्रांस में था, फ्रांस में जो लोअर क्लास थी ना, थर्ड एस्टेट, वो ऊपर वाले दो की रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन यहाँ नहीं करते थे, रशिया में नहीं करते थे। नोबल गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू जार। नोबल्स ने को कहाँ से अपनी पावर्स मिली थी, राजा को मदद करके, राजा को सर्विस देके, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। लोगों की मदद करके उन्हें पावर्स नहीं मिली थी, लोगों का भला करके नहीं मिली थी, राजा की मदद करके मिली थी। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस। अब ये आप फ्रांस की तरह नहीं था जहाँ ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। आ गया ये रीज़न, आ सकता है पेपर में ये कि फ्रांस में वो उनके लिए लड़े। पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स। दे कहाँ गया, रेवोल्यूशनरी ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स, नोबल्स की रिस्पेक्ट करते थे और वो उनके लिए लड़े। रशिया में पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल टू बी गिवन टू देम। रशिया में पीजेंट्स कहते थे जो उनकी लैंड है ना नोबल्स की, वो भी उनको दे दी जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। और क्या किया उन्होंने आगे, अक्सर वो क्या करते थे, या तो रेंट नहीं देते थे और लैंडलॉर्ड को मार देते थे। 1902 में दिस अक्कर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। रशिया में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हुआ। और 1905 में ऐसे इंसिडेंट तो पूरे रशिया में होने लग गए। साउथ रशिया में हुआ, फिर पूरे रशिया में। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। रशियन पीजेंट्स यूरोपियन वे से अलग और भी अलग थे। क्या थे, ये आ गया पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया कि ये नेचुरल सोशलिस्ट थे। ये दूसरा डिफरेंस बनेगा, ये दूसरा डिफरेंस बनेगा दोनों पीजेंट्स के बीच में, फ्रेंच और रशियन या यूरोपियन या रशियन। देखो, दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यूर मिर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है, डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज, जो उसका प्रोड्यूस हुआ। जैसे हम 5 लोग हैं, मेरे पास भी खेत का टुकड़ा है, छोटा सा है, उनके सबके पास छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी लैंड है। हम पाँचों ने अपनी लैंड बढ़ा दी, सब मिला दिया, पाँचों उसी लैंड पे खेती करेंगे। अब लैंड ज़्यादा हो गई और जो प्रोड्यूस आएगा वो जिसकी लैंड होगी उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। भाई मेरी 100 गज की है, किसी की 500 गज की है, किसी की 1000 गज की है। तो ऐसे क्या होता है, जब लैंड ज़्यादा हो जाती है ना तो थोड़ा सा यील्ड भी बढ़ जाती है। हो गया क्लियर? तो वो पूरा मिला दिया,
और प्रोड्यूस उन्होंने आपस में बांट ली। तो ये सारा आइडिया किसका था? ये सोशलिज्म ही तो था। दिस इज सोशलिज्म, जहाँ आपका कुछ नहीं है, जो है एक प्राइवेट बंदे का कुछ नहीं है, जो है उस पर जो काम कर रहे हैं वो वही उसके मालिक है। तो जो लैंड थी, मालिक तो सारे ही थे, उन्होंने अपनी मर्जी से मिला दिया ना सारे, और फिर जो जितना एफर्ट कर रहा है प्रॉफिट उसको उतना उतना मिल जाएगा। अब यहाँ जो जिस हिसाब से खेती, मतलब जिसकी जितनी लैंड है, एफर्ट तो सारे ही उतना इक्वल करेंगे। जिसकी लैंड है या जिसने जितना एफर्ट किया उस हिसाब से प्रोड्यूस बट गया, ठीक है ना। जिसकी लैंड कम है लेकिन वो दूसरे के खेत में तो काम कर रहा है ना, तो उसका वो भी तो थोड़ा शेयर मिलेगा ही ना। तो दिस इज सोशलिज्म। इसलिए रशियन वालों को कहा जाता है कि ये बॉर्न सोशलिस्ट थे, नेचुरल थे, क्योंकि इन्होंने ये पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया था। और 85% लोग खेती करते थे, ये भी काउंट करो, 85% लोग खेती करते थे और ऐसे करते थे, तो वो सोशलिज्म ही हो गया, वो सोशलिस्ट ही हो गए वो लोग, ठीक है।